नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं और श्वेता एक बार फिर से हाजिर हैं दिन भर की तमाम अहम खबरें लेकर, और इस बुलेटिन में आपको हर वो खबर मिलेगी जो आज की सुर्खी में है या जिसमें अपडेट हुआ है सुबह से लेकर अब तक। तो हर अपडेट हम आपको बताते हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, जो कि पूरे देश दुनिया की बड़ी खबर है, वो है आज गणेश चतुर्थी है। तो गणपति बप्पा के जय घोष हो जाए आनंद। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया जी। आपको बता दें कि देश भर में आज गणपति उत्सव मनाया जा रहा है। गणेश चतुर्थी है। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर में हुई पहली आरती। घर घर आपको बता दें कि आरती की गई है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने परिवार के साथ लंबोदर की पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के घर भी दिखाई दी गणेश चतुर्थी की धूम। तो कई बॉलीवुड स्टार्स के घर भी पधारे गणपति बप्पा। शिल्पा के घर में गणेश स्थापना की पुरानी परंपरा है। अभिनेत्री हर साल मुंबई के लाल बाग के गणपति से बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्ति अपने घर लेकर आती है और विधि विधान से पूजा करती है। आज गणेश चतुर्थी का त्योहार है। हिंदू पंचांग के मुताबिक भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। यूं तो हर महीने में गणेश चतुर्थी आती है, लेकिन भाद्रपद माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को काफी खास माना जाता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार पूरे 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस दिन लोग घर में गणपति बप्पा की मूर्ति की स्थापना करते हैं और पूरे 10 दिन उनकी पूजा आराधना करते हैं। 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। तो ये भव्य और दिव्य तस्वीरें आज देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि वैसे तो पूरे देश में ही गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है पूरे हर्षोल्लास के साथ, लेकिन महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में, खासकर मुंबई में, ठाणे में, पुणे में इसकी रौनक अलग ही नजर आती है। जब बात आती है मुंबई की तो लाल बाग के राजा का जिक्र जरूर आता है। आज सुबह से ही वहां पर भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। अगर पुणे की हम बात करें तो दगड़ू शेठ के दरबार में सुबह से ही भक्त आ रहे हैं। भव्य तरीके से पूरे गाजे बाजे के साथ आज गणपति को पंडाल में विराजित किया गया है, विराजमान किया गया है। वहीं लालबाग के राजा में भी आज सुबह से न केवल आम लोगों का बल्कि सितारों का भी तांता लगा हुआ है बप्पा के दर्शन के लिए। महाराष्ट्र के और देश के और दुनिया के तमाम गणेश भक्तों को इस गणेश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भगवान श्री गणेश ये विघ्नहर्ता है, उनसे प्रार्थना करता हूं देश के सामने और महाराष्ट्र के सामने जो विघ्न है उन सब विघ्नों का वो हरण करे और महाराष्ट्र और देश को इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के निमित्त से आगे बढ़ने की प्रेरणा और आशीर्वाद ये भगवान श्री गणेश दे। और दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी यानी कि डीपीसीसी ने गणेश और दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की है उसके मुताबिक यमुना में विसर्जन नहीं किया जा सकेगा। ऐसा करने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि डीपीसीसी की तरफ से कहा गया है कि अलग अलग जिलों में कृत्रिम पॉन्ड बनाए जाएंगे जहां पर मूर्तियों का विसर्जन हो सकेगा। वहीं सिर्फ नेचुरल मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों के इस्तेमाल की इजाजत है। पीओपी से बनी मूर्तियों के इस्तेमाल की भी इजाजत दी गई है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति नियमों को तोड़ता है तो उसे 6 महीने की जेल हो सकती है, साथ में जुर्माना भी देना पड़ सकता है। यमुना में मूर्ति विसर्जन पर प्रतिबंध को लेकर डीपीसीसी ने कहा है कि मूर्ति विसर्जन गंभीर समस्या पैदा करता है, क्योंकि उन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाले जहरीले रसायन पानी में मिल जाते हैं। ऐसे में ऐसी मूर्तियों के बनाने पर ही जोर दिया जा रहा है जिनमें जहरीले केमिकल्स का इस्तेमाल ना हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल ना हो, केवल मिट्टी से बनी मूर्तियों का ही लोग लेकर आए और उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ऐसी मूर्तियां पानी के लिए, पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होती हैं, लेकिन ऐसे तत्वों से अगर मूर्ति बनाई जाएगी जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं तो उस पर फिर कार्रवाई भी की जाएगी। गणेश उत्सव पर कर्नाटक का हुबली ईदगाह मैदान और बेंगलुरु चमराजपेट ईदगाह मैदान चर्चा में है। गणेश चतुर्थी पूजा की अनुमति को लेकर हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक रातों रात दोनों मामलों में सुनवाई हुई, जहां कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को हुबली ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव आयोजित करने की अनुमति दे दी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु
चमराज पेट ईदगाह मैदान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है, यानी यहां गणेश चतुर्थी उत्सव आयोजित नहीं हो सकेगा और न ही नमाज अदा की जाएगी। बिल्कुल, आपको बता दें, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेंगलुरु चमराजपेट ईदगाह मैदान पर दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। ये आदेश कर्नाटक वक्फ बोर्ड की उस याचिका पर दिया जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के चमराजपेट ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी मनाने की अनुमति दी थी। फैसले के बाद जमकर सियासी बयानबाजी भी यहां देखने और सुनने को मिली। ईदगाह की ओनरशिप मुसलमानों की है, तब ये फैसला बिल्कुल गलत है। किसी दूसरे की प्रॉपर्टी पे बगैर उसकी इजाजत के आप कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, और अगर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है तब हाईकोर्ट का फैसला ठीक हो सकता है। क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, बज़ाहिर ईदगाह की जगह मुसलमानों की लगती है। इस देश में बहुत सारी चीजें मुश्किल वाली पैदा करने वाली हो रही हैं। आजादी के 75वें वर्ष में जो कुछ हो रहा है ना, जो कुछ हम अपने आसपास देख रहे हैं, वो चिंताजनक है। हम तिरंगा फहराते हैं, कोई भी तिरंगा कितना बड़ा हो, समाज के इस उत्पीड़न को, विभेद को, गिरते हुए सौहार्द को नहीं संभाल पाता है। तिरंगा हमारा तभी ऊंचा और लहराएगा ना जब इन चीजों पर हम अंकुश लगाएं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि बीजेपी नेता सोनाली फोगाट डेथ केस की तेजी से जांच की जा रही है। हर एंगल से मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है गोवा पुलिस। इस बीच दिल्ली पुलिस, गोवा पुलिस की एक टीम गुरुग्राम और हिसार में तफ्तीश कर रही है। जांच एजेंसियों को एक कंप्यूटर मिला है। शिवम नाम के शख्स से पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर गोवा पुलिस ने बताया कि शिवम यूपी के मेरठ गाजियाबाद इलाके का रहने वाला है। वो अक्सर अपना फोन स्विच ऑफ कर देता था। शिवम से एक लैपटॉप और फोन मिला है, जबकि आगे की पूछताछ की जा रही है। सोनाली के परिवार ने दावा किया है कि सुधीर सांगवान के सहयोगी शिवम ने 23 अगस्त को उनकी मौत की खबर के बाद फार्म हाउस में सबूत मिटाए। उसने सीसीटीवी कैमरे के वीडियो रिकॉर्डर से छेड़खानी की, कई दस्तावेज और सोनाली का लैपटॉप गायब कर दिया। परिवार की शिकायत पर कुछ दिन पहले चोरी का मामला दर्ज किया गया था। गोवा पुलिस ने गुरुग्राम के उस सोसाइटी में भी जांच की जिसका संबंध सोनाली और सुधीर सांगवान से है। सर, यहाँ पे सोनाली जी ने 1 जून 2022 से सुधीर सांगवान साथ आए थे, सोनाली और सुधीर सांगवान। तो उन्होंने 1 जून 2022 से यहाँ ये फ्लैट किराए पे लिया था, और फ्लैट जो किराए पे लिया था वो सुधीर सांगवान ने अपने नाम से लिया था। लेकिन सोनाली भी यहाँ पे आती थी, ज्यादातर सुधीर सांगवान ही यहाँ पे रहता था। असम के बोगाईगांव जिले की कार्बाइट्री में मरकजुल मारिफ क्वारियाना मदरसा को बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया। आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े इमाम और मदरसा शिक्षकों समेत 37 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कार्रवाई असम सरकार की तरफ से की गई है। मदरसे को रात भर में खाली करवा दिया गया था और छात्रों को दूसरे संस्थान में भेज दिया गया। वहीं पुलिस सूत्रों ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान प्रतिबंधित कट्टरपंथी समूहों से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। इससे पहले आपको बता दें कि असम के मोरीगांव में भी प्रशासन ने एक अवैध मदरसा गिरा दिया था। ये मदरसा मुफ्ती मुस्तफा का था। हाल ही में उसे गिरफ्तार किया गया था। मुफ्ती मुस्तफा पर जिहादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लग चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि मदरसे को आपदा प्रबंधन अधिनियम और गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत ध्वस्त कर दिया गया था। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में पहले वर्चुअल स्कूल को लॉन्च करने का ऐलान किया है। इस वर्चुअल स्कूल में आपको बता दें कि क्लासेस पूरी तरह से ऑनलाइन होंगी। स्टूडेंट्स अपने अपने घर से ही कक्षा की पूरी पढ़ाई कर सकेंगे। इस स्कूल का नाम दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल होगा। शुरुआत में इसमें कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी। देश भर से बच्चे इसमें दाखिला ले सकेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कई लड़कियों को उनके पेरेंट्स पढ़ाते नहीं हैं, ऐसे में लड़कियां घर बैठे शिक्षा ले सकेंगी। कोरोना काल में वर्चुअल क्लासेस होती थी, वहीं से प्रेरणा लेकर वर्चुअल स्कूल शुरू किया जा रहा है। स्कूल में फिजिकल क्लासेस का ऑप्शन नहीं होगा। सभी क्लासेस केवल ऑनलाइन होंगी, जिनकी रिकॉर्डिंग भी होगी। स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड क्लासेस भी बाद में देख सकेंगे। हम देश का पहला वर्चुअल स्कूल चालू करने जा रहे हैं। 1 साल पहले हमने ऐलान किया था कि हम देश का वर्चुअल स्कूल बनाएंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते, गांव में स्कूल नहीं है,
या स्कूल बहुत दूर है, दूसरे गांव में स्कूल है, जा नहीं सकते, बीच में नदी पड़ती है। ऐसी बहुत सारी बेटियां हैं हमारे समाज के अंदर। जिस तरह से लड़कियों के एजुकेशन को लेके लड़कियों की एजुकेशन, कई सारे पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं क्योंकि वो बाहर नहीं भेजना चाहते। तो ऐसी बच्चियां जो घर में हैं वो घर बैठ के एजुकेशन कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो काम पे लग जाते हैं, बचपन में होना नहीं चाहिए पर काम पे लग जाते हैं। ऐसे सारे बच्चों तक, आखिरी से आखिरी बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए हमने ये शुरू किया है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर है झारखंड से। अंकिता हत्याकांड को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की 2 सदस्यीय टीम ने आज दुमका में अंकिता के परिजनों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। महिला आयोग की लीगल काउंसलर शालिनी सिंह ने बताया कि जैसे ही घटना की जानकारी हुई, आयोग ने स्वतः कार्रवाई की और मामले को डीजीपी के सामने उठाया। आपको बता दें कि दुमका के अंकिता हत्याकांड के बाद से पीड़िता के परिजनों से लगातार नेताओं के मिलने और आने जाने का सिलसिला यहां जारी है। इसी कड़ी में गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा दुमका पहुंचे। यहां बीजेपी के नेताओं ने अंकिता के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की भी बात कही है। मैंने कहा ना कि 200 बार मैं पार्लियामेंट में बोल चुका हूं, ये संथालपना जो है ये बांग्लादेशी घुसपैठियों का, बांग्लादेशी के आकाओं का, देश तोड़ने वाली शक्तियों का, पाकिस्तान के आईएसआई का ये केंद्र बिंदु है। और यहाँ भोले भाले आदिवासियों को फंसाकर ये पूरा बंगाल में जो मालदा, मुर्शिदाबाद, किशनगंज, कटिहार से लेके ये पाकुड़, साहबगंज का इलाका है, ये पूरा देश तोड़ने वाली शक्तियां यहाँ एक्टिव है। उसी का ये नतीजा है और उसके जो आका हैं उनको जेल में जाना चाहिए। अंकिता एक छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। और वैष्णो देवी के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। जब उन्हें वैष्णो देवी के दरबार के पास भीड़ से राहत मिलने के साथ साथ ठहरने की आधुनिक सुविधा भी मिल सकेगी। आपको बता दें कि इसके लिए भवन के करीब दुर्गा भवन का निर्माण किया जा रहा है। 4000 यात्रियों की क्षमता वाले इस सुविधाओं से लैस भवन पर करीब 28 करोड़ की लागत आएगी। उपराज्यपाल ने परियोजना को 12 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा करने के लिए आवश्यक संसाधन समय पर जुटाने के लिए बोर्ड के सीईओ और कार्यकारी एजेंसी को निर्देश दिए हैं। तीर्थ यात्रियों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इस 5 मंजिला दुर्गा भवन में यात्रियों के लिए लिफ्ट की भी सुविधा होगी। दुर्गा भवन का निर्माण स्वीकृत मास्टर प्लान का हिस्सा है, जिसे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया है। दुर्गा भवन का भी जो मेन मकसद यही था कि जितने श्रद्धालु हमारे भीड़ के दिनों में, खास करके पवित्र नवरात्रों के दिनों में, छुट्टियों के दिनों में आते हैं, तो उनको भवन पर जो है रुकने की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा बढ़ाई जा सके। उसी की दिशा में दुर्गा भवन जो है तकरीबन 28 करोड़ की लागत से सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। उसके अंदर तकरीबन 2500 यात्री जो है एक दिन के हिसाब से 2500 यात्री उसमें स्टे कर सकते हैं, रुक सकते हैं। उनमें से जो 90% हमारी अकोमोडेशन है वो फ्री अकोमोडेशन है, विच मीन्स तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग फ्री इस सुविधा का फायदा ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ प्रभावित 3 जिलों के दौरे पर हैं। सीएम योगी गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी की विजिट पर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम अचानक तय होने से जिला प्रशासन हक्का बक्का रह गया। कल तक ये दौरा प्रस्तावित नहीं था। सीएम योगी गाजीपुर से पूर्वांचल के हिस्सों में बाढ़ प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत कार्यों का जायजा ले चुके हैं। आपको बता दें कि गाजीपुर में बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के लिए राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि हर परिस्थिति में प्रदेशवासियों के साथ सरकार खड़ी रहेगी। राहत कैंपों में रह रहे लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर भी सीएम ने अधिकारियों से बात की। संकट के समय में पूरी सरकार और प्रशासन आपके साथ खड़ी है, ये आश्वस्त करने के लिए आज मैं आपके बीच में यहां पर स्वयं उपस्थित हुआ हूं। मैंने जनपद गाजीपुर के सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और दौरा करने के उपरांत अब मैं इस राहत शिविर में यहां पर आया हूं।
और 10 महीने पहले मिली हार का पाकिस्तान से हिसाब चुकता करने के बाद आज एशिया कप में भारतीय टीम हांगकांग से भिड़ेगी। जी हां, आपको बता दें कि हांगकांग ने क्वालिफायर्स में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने सभी 3 मुकाबले जीतकर एशिया कप में जगह बनाई है। मुकाबला शाम 7:30 बजे से दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। 2008 के बाद पहली बार दोनों टीमें आमने सामने हो रही हैं। आज के मुकाबले में हर किसी की नजर टीम इंडिया के टॉप 3 बल्लेबाजों पर रहने वाली है। रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली कमजोर हांगकांग के खिलाफ बड़ी पारी खेलकर अपनी पुरानी लय हासिल कर सकते हैं। खासकर चोट के बाद टीम में वापसी करने वाले केएल राहुल के लिए यह शानदार मौका है। मैच से पहले रविंद्र जडेजा ने कहा कि वो एक बार फिर से पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान के खिलाफ जडेजा ने कमाल का प्रदर्शन किया था। बिल्कुल, क्योंकि कोई भी टीम के पास इतने ऑप्शंस होते तो वो खुल के ही खेलेंगे, तो ऑब्वियसली प्रेशर तो रहेगा ही। और जैसे हमारा बैटिंग लाइनअप है, हमारे पास सभी ऐसे बैट्समैन हैं जो सभी गेम खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ऐसा कोई भी टीम के पास बैटिंग लाइनअप है तो जरूर वो प्रेशर तो रहता ही है। चलिए, इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में श्वेता और आनंद के साथ फिलहाल इतना ही।